नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। 2022 के चुनावी संग्राम में बड़े बड़े महारथी ताल ठोक रहे हैं। चुनावी रण में सेनाएं सज गई हैं, बिगुल बज चुका है और इस रण में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े योद्धा ने कमान संभाल ली है। यानी विरोधी सेना पर हमला बोलने के लिए मोदी अब तैयार है। आज पूर्वांचल के बाद मोदी बुंदेलखंड की धरती पर चुनावी हुंकार भरेंगे। तैयारी पूरी है। बड़ी बात यह है कि 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक यानी 3 दिनों तक मोदी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। ये तस्वीर झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की है। इसी रक्षा पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी झांसी के किले से 8 योजना देश को समर्पित करेंगे। सेना को ड्रोन, नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर औपचारिक तौर पर सौंपे जाएंगे। पीएम डिफेंस कॉरिडोर के झांसी रोड पर पहले प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रपल्सन सिस्टम बनेगा। पीएम मोदी इस दौरान झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं और 2017 में बीजेपी ने सभी पर जीत हासिल की थी। ऐसे में एक बार फिर से पार्टी यहां जीत रिपीट करना चाहती है। पार्टी को पता है कि मोदी के सहारे विपक्ष को घेरने में मदद मिलेगी। यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। और भाइयों और बहनों, आप भी ये जानते हैं कि जहां अच्छी सड़क पहुंचती है, अच्छे हाईवे पहुंचते हैं, वहां विकास की गति बढ़ जाती है, रोजगार निर्माण और तेजी से होता है। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में गुरुवार को एक अहम बैठक हुई। 150 मिनट चली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। चुनावी प्रबंधन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मिशन यूपी के तहत हर बूथ को जीतने के लिए बूथ अध्यक्षों की बैठक में क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ मैनेजमेंट की देखरेख बीजेपी की टॉप लीडरशिप करेंगी। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का प्रभारी जेपी नड्डा को बनाया गया है। काशी और अवध क्षेत्र का प्रभारी राजनाथ सिंह को बनाया गया है। ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी अमित शाह को बनाया गया है। ये प्रभारी ही बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बड़ी बात यह है कि 2017 में अमित शाह ने यही मंत्र दिया था, बूथ जीता चुनाव जीता। इस मंत्र के आधार पर बूथ कमेटियों का गठन शुरू हुआ था। इस बार बीजेपी उसी रणनीति पर विरोधियों को चित करने का प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश का समर गहराने लगा है। हर दल ने इस सियासी लड़ाई को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अखिलेश की रथ यात्रा के बाद अब बीजेपी भी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है और ये माना जा रहा है कि 15 दिनों तक चलने वाली इस रथ यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी के सारे विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। मकसद साफ है कि एक बार फिर सत्ता तक रथ यात्रा के जरिए पहुंचा जाए। कैसे दोबारा यूपी में अपना सिक्का जमाना है, कैसे दोबारा जनता के दिल में जगह पाना है, कैसे दोबारा यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाना है, कैसे दोबारा सत्ता में लौट कर आना है। ऐसे सवालों के जवाब तलाशने के लिए दिल्ली में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। तय किया गया कि कैसे सत्ता के रास्ते में आने वाले कील कांटों को दुरुस्त किया जाए। बताया जा रहा है कि बैठक में रथ यात्रा करने पर विचार हुआ है। उसमें न केवल जेपी नड्डा खुद मौजूद थे, बट उनके अलावा बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह जैसे कई बड़े नेता भी मौजूद थे। एजेंडा पार्टी का रहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कितनी रैलीज हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले, और दूसरी ओर मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए।
बाकी के संगठन वाले मुद्दे भी इसी मीटिंग में डिस्कस करे गए। संकल्प यात्रा भी 4 निकलने वाले हैं, नाम नहीं उसका तय हुआ है, उसके इंचार्ज बना दिए गए हैं। तिथि अभी तय किया जाएगा, वह रूट किस रूट से निकलेगा, कहां से निकलेगा, ये सब का ज्वाइनिंग कमेटी भी बना दी गई है। तो बीजेपी राज्य में रथ यात्रा निकालेगी, 4 अलग अलग रास्तों से रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। रथ यात्रा में केंद्र और यूपी के मंत्री शामिल होंगे। रथ यात्रा 15 दिनों तक चलेगी। रथ यात्रा का समापन लखनऊ में होगा और फिर एक बड़ी रैली की जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में इस रथ यात्रा की शुरुआत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि दरअसल रथ यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के हर घर में वो जगह बना लेगी और लोगों तक उसका मैसेज भी पहुंच जाएगा। इसी वजह से अब जो रास्ता है यानी कि रूट है उसको फाइनल किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। इस बात में कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि बीजेपी ने जब भी रथ यात्रा निकाली है उसको फायदा हुआ है और बीजेपी के मूल में ही रथ यात्रा है। आडवाणी ने राम मंदिर के मसले पर 1990 में रथ यात्रा निकाली थी और वह बीजेपी के आगे बढ़ने की नींव साबित हुआ। 1997 की रथ यात्रा ने भी बीजेपी को जनता तक पहुंचने में मदद की, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2016 में निकाली गई परिवर्तन यात्रा ने यूपी में बीजेपी को पूरी शक्ति के साथ स्थापित किया। 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2016 में नवंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रथ यात्रा निकाली गई थी और अपनी उस यात्रा के जरिए बीजेपी ने लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और उस समय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के तब के अध्यक्ष भी थे, उनकी ओर से तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए गए ताकि रथ यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके। और बीजेपी ने इसकी बदौलत 403 में से 312 और एनडीए ने 325 सीटें हासिल कर ली थी। मगर सवाल ये है कि ऐसा कौन सा चुनावी परिवर्तन हो गया कि बीजेपी को वापस अपनी रथ यात्रा वाली नीति पर लौटना पड़ा। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की सियासी घमासान की खबरों से अब रुख करते हैं एक दूसरे विवाद की ओर और जिसका मुख्य किरदार का रिश्ता भी उत्तर प्रदेश से ही है। हम बात कर रहे हैं वसीम रिजवी की, जिनकी नई किताब ने नया भूचाल पैदा कर दिया। ओवैसी कह रहे हैं कि रिजवी ने अपनी किताब में मोहम्मद पैगंबर का अपमान किया। रिजवी के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी हमेशा ही खबरों में रहते आए हैं। एक बार फिर से मौका आया है। वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है मोहम्मद। उनका दावा है कि इस किताब से पैगंबर मोहम्मद का चरित्र उजागर होगा, जिससे लोग अब तक अनजान हैं। हालांकि वसीम रिजवी के इसी दावे से कई मुस्लिम संगठनों को सख्त आपत्ति है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को तो वसीम रिजवी की किताब कुछ ज्यादा ही नागवार गुजरी है। ओवैसी सीधे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंच गए, शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद FIR रजिस्टर की गई। पहले सुनिए रिजवी का दावा और फिर ओवैसी की दलील। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोहम्मद, जो कि मुसलमानों के रसूल मोहम्मद के चरित्र को उजागर करती है। इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसको उजागर करती है। हमने उस किताब के बाद एहतसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। मुस्लिम संगठनों का पारा इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि वसीम रिजवी ने अपनी किताब मोहम्मद का विमोचन गाजियाबाद के महाकाली मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती से कराया था। रिजवी का कहना है कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसी बात को उनकी किताब उजागर करती है। वसीम रिजवी पहले भी अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा है, लिहाजा उन्हें अपनी जान पर भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कैमरे पर बाकायदा यहाँ तक ऐलान कर दिया कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और ये ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे,
इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त है, उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे। ये मैंने उनको अधिकृत किया है। फिलहाल पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिजवी को अब कानूनी धाराओं का जवाब भी देना है, जो शायद आसान ना हो। हैदराबाद से आशीष पांडे और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गुरुग्राम में नमाज को लेकर जारी जंग को खत्म करने की पहल तेज हो गई है। गुरुद्वारा कमेटी से लेकर स्थानीय लोगों ने एक मुहिम की शुरुआत की और मजहब के नाम पर लड़ने वालों को सबक देने की ठानी है। नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस नमाज को लेकर गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों से दंगल चल रहा था, आज वही नमाज भाईचारे में तब्दील हो गई है। गुरुग्राम में सिख समुदाय की ओर से मुहिम चलाई गई है कि आओ गुरुद्वारे नमाज पढ़ो। गुरुग्राम में श्री गुरु सिंह सभा ने गुरुपर्व से पहले भाईचारे की मिसाल शुरू की। हाँ जी, अगर उनको जरूरत पड़े तो हम देना पड़ेगा ना सर हमें। अगर हम उनको इजाजत देंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, हमें कोई इतराज नहीं। देखो हमारे श्री दरबार साहब जो अमृतसर में जिसको लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका एक्चुअली नाम श्री दरबार साहब है। वहाँ पे भी लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं ऐसे एक छोटा सवाल पूछता, अगर कोई मंदिर में पूजा करने जाए, कोई नमाज पढ़ने जाए, उसको भगा थोड़ी सकते हैं वहाँ से। ये जगह इबादत के लिए बनी, इबादत कोई भी कर सकता है। श्री गुरु सिंह सभा कमेटी से 5 गुरुद्वारे जुड़े हुए हैं। सदर बाजार सब्जी मंडी, सेक्टर 39, सेक्टर 46, जैकबपुरा और मॉडल टाउन, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाज की इजाजत मिल गई है। गुरुद्वारे ने नमाज के लिए जहां अपने दरबार खोल दिए हैं, तो वहीं कई स्थानीय लोग भी अब नमाज के समर्थन में आ गए हैं, जिनका कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनके घर आकर नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कम से कम अगर 100 मुसलमान होंगे ना तो 10 ही मुसलमान नमाज पढ़ने आएंगे। 90 मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते। ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी लोग बोलते हैं कि सारे मुसलमान, 90 मुसलमान तो पढ़ने भी नहीं जाते। हमारे हिंदुओं में 100 में से 10 आदमी मंदिर जाएगा, 90 मंदिर ही नहीं जाता। ऐसे मुसलमानों में भी 10-12 ही मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं, और वो आधे घंटे के लिए पढ़ते हैं। ना वो कोई बोलते हैं, ना उनका कोई लाउड स्पीकर होता है, ना कुछ करते हैं, वो अपनी पढ़ते हैं। और मेरे तो घर का बेसिकली मेरी तो मदर ये कहती है कि हमारे घर में भगवान का कोई नाम ले रहा है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। जब स्थानीय लोगों ने नमाज के लिए घरों के दरवाजे खोले तो नमाजियों ने भी राहत की सांस ली। इस बार मैंने नमाज यहीं पढ़ी थी। फिलहाल क्या है कि अगर आगे चौक तो पढ़ते थे नमाज, अब वहाँ मना कर दिया। फिर यहाँ पे भाई साहब से हमने पता करा, भाई साहब बोले ठीक है पढ़ लो, कोई दिक्कत। खुदा की इबादत करने के लिए भी कहीं अगर गाड़ी कस्टमर खड़ा हुआ है, अब अगर नहीं सोचा कि जगह खाली पड़ी है नमाज पढ़ ले यहाँ पे, भाई साहब से पता करा, भाई साहब बोले ठीक है कोई। गुरुग्राम में पिछले काफी वक्त से सड़क और पार्क में नमाज को लेकर घमासान चल रहा था। दिवाली के बाद शुक्रवार को कपिल मिश्रा की अगुवाई में नमाज वाली जगह पर गोवर्धन की पूजा की गई थी। गुरुग्राम प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों को बिठाकर नमाज पढ़ने के लिए 37 जगहें तय की थी, जिसके बाद विरोध बढ़ा तो नमाज की जगह घटाकर 20 हो गई। सिरहौल में विरोध के बाद ये संख्या घटकर 19 हो गई, जिसके बाद से नमाजियों को परेशानी होने लगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज है, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने ही इस सियासत को खत्म करने का मन बना लिया है और भाईचारे की मिसाल पेश की है। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। और अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां से आज एक बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बाड़मेर में एक महिला पर कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की और ये सब कुछ थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुआ। ये दिल दहला देने वाला वीडियो राजस्थान के बाड़मेर का है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो में एक महिला अवैध कब्जे का विरोध कर रही है, लेकिन जेसीबी मशीन का ड्राइवर इस महिला को कुचलने की कोशिश करता है। वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जिसमें शांति देवी नाम की महिला बुलडोजर के सामने खड़ी है। इसके एक हाथ में लकड़ी है तो दूसरे हाथ में पत्थर। इस महिला के पीछे तमाशबीनों की पूरी फौज है। बावजूद इसके इस पर खुलेआम जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश होती है, लेकिन महिला पहले जेसीबी मशीन के ऊपर डंडे से वार करती है।
इसके बाद ये महिला दोबारा जेसीबी चालक पर पत्थर फेंक कर मारती है। अगले कुछ पल लोग मारपीट करते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा इस महिला के ऊपर लौटता है तो चौंकाने वाला वीडियो सामने आता है। आप देखिए किस तरह से एक महिला इस लाल रंग की साड़ी पहने महिला को जमीन पर दबोचे हुए है। इस दौरान जेसीबी मशीन की इस महिला के बेहद करीब से गुजरती है। आरोप है कि इस महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की भी कोशिश की गई। ये सारी मारपीट दो पक्षों के बीच जमीन विवाद का नतीजा है। अब ये देखिए जिस महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश होती है उसे दूसरे पक्ष की महिलाओं ने किस तरह से दबोच कर रखा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच में जो तकरार और जो घटनाक्रम हुआ और जो वीडियो वायरल हुआ वो उसको लेके मुकदमा दर्ज है, अनुसंधान चल रहा है। दोनों पक्षों को पाबंद कराया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि सारी मारपीट थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई। जिन लोगों ने महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की वो अब भी कानून की पहुंच से बाहर है। आज तक ब्यूरो।